नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। दैट इज एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। आप देखेंगे लास्ट लेक्चर में हमने रजिस्टर देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं इंडक्टर। वो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर बराबर है इंडक्टर। अब ये फिगर आप देख सकते हो कि ये आपका एसी सोर्स है, ये आपका एसी सोर्स है और ये आपका क्या है, इंडक्टर है। अब आप मानते हो कि इंडक्टर जो है आपका वो किससे बना हुआ है? इंडक्टर बना हुआ है वायर से। वायर का रेजिस्टेंस होता है, तो हम क्या मान लेते हैं, यूजुअली इंडक्टर हैव अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इन देयर वाइंडिंग, बट वी शैल अज्यूम दैट द इंडक्टर हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इसका रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं कि भाई इसका कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इसमें कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो एक इंडक्टर है और एक एसी वोल्टेज है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। और कितना एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम लूप रूल अप्लाई करें तो क्या होगा, V माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। इसके अक्रॉस वोल्टेज V और इसके अक्रॉस माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस एल डी आई बाई डी टी है वो क्या है बेटा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमने अभी 6th चैप्टर खत्म किया, उसमें इंडक्टर है, सेल्फ इंडक्शन वो ऐसे प्रोड्यूस करता है। अब ये माइनस एल डी आई बाई डी टी दूसरे साइड जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी लिख सकता हूँ। एल को नीचे भेज दूंगा, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू V बाय एल लिख सकता हूँ। बट अब सब लोगों को पता है V इज इक्वल टू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे मैं डी आई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी बाय एल इंटू डी टी ये कर सकता हूँ। ये डी टी को ऊपर भेज दिया, वी की वैल्यू पुट करी। ओके, वेर एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। क्लियर हो गया? पक्का? श्योर? ओके। अब हमें यहाँ पे करंट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी एम बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब देखो डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई, देयरफॉर आई। यहाँ पे देख लो बेटा, वी एम बाय एल जो है वो कांस्टेंट है, तो निकाल लो बाहर वी एम बाय एल। साइन का, साइन देखो अभी ये कांस्टेंट है, तो साइन टी का रिस्पेक्ट में डी टी होगा ना, साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, बट उसके साथ ओमेगा लगा हुआ है और प्लस क्या लग जाएगा, कांस्टेंट। ये डेफिनाइट नहीं है, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, बराबर है। अब ध्यान से सुनेगा, बट एट टी इज इक्वल टू जीरो स्टार्टिंग ऑफ द टाइम करंट भी प्रोड्यूस कितना हुआ था, जीरो। आया ना, तो बोल दो। अगर t इज इक्वल टू जीरो पे आई कितना था, जीरो था। श्योर? पक्का? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम? तो यहाँ पे आई की जगह पे जीरो डाल दो, ये वी एम बाय एल और माइनस ये कॉस जीरो बाय ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट। और एक चीज है, जीरो इज इक्वल टू वी एम का फॉर्म, वी इज इक्वल टू, ये जो पूरा पार्ट है आप बोलोगे सर कॉस जीरो तो वन होता है, बट एक बात समझो बेटा कि भाई, और जब स्टार्टिंग होगा तब पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी क्या होगी, जीरो इंटू एनीथिंग, जीरो बाय एल इंटू वन बाय ओमेगा प्लस कांस्टेंट। तो देयर फोर कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू जीरो हो गई। हेंस हम क्या बोल सकते हैं, हमारी आई का फॉर्मूला क्या निकला, यहाँ से आई का फॉर्मूला हमारा निकला, ये देख लो, माइनस वी एम बाय एल कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। अब
मैं इसको इस तरह से आगे भी लिख सकता हूँ, देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस वी एम बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू, अब देख लो बेटा, ये वी एम बाय ओमेगा एल एज इट इज है, इसको मैं माइनस कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। हाँ या हाँ तो बोल दीजिए बेटा। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम ओमेगा एल। अब मुझे एक चीज बताओ, इसको मैं माइनस साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमें जो वोल्टेज मिला है वो कौन से फॉर्मेट का मिला है, साइन के फॉर्मेट का वोल्टेज। कौन से फॉर्मेट का मिला बेटा हमें, वो कौन से फॉर्मेट का मिला है, साइन के फॉर्मेट का हमारे पास है, तो हम उसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। बट एक बात ये याद रखना, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है। मैथ्स वालों को पता होगा, बायो वाले याद रख लेना। सो वी एम बाय ओमेगा एल, तो मैं इसको अंदर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। माइनस अंदर चला गया ना, तो देखो पाई बाय टू प्लस था तो अब माइनस हो गया। सो फाइनली ये है हमारा, देयरफॉर फाइनली आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, वेर वी एम बाय ओमेगा एल उसको मैं आई एम नाम देता हूँ। वी एम बाय ओमेगा एल को मैं क्या नाम देता हूँ, आई एम। ठीक है। और यहाँ पे जो ओमेगा, क्योंकि आई का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाय आर, तो हियर ओमेगा एल इज ऑल्सो नोन एज एक्सएल, विच इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो इंडक्टर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। देखो ये एक्चुअली करंट इज इक्वल टू वी बाय आर ही होता है, तो ये भी रेजिस्टेंस ही है, बट किसके कारण, इंडक्टर के कारण है, और इसको हमेशा एक्सेल देते हैं, और इसका यूनिट भी क्या होगा, इसका यूनिट भी होगा ओम। सो यू आर ऑल वेरी क्लियर अबाउट दिस कि भाई हमारा ये जो ओमेगा एल है वो रजिस्टर की तरह काम करता है, बट ये रजिस्टर्स नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस की तरह काम करता है बट ये रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये क्या है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ बिट ऑफ रेजिस्टेंस, सो उसका इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको हम बोल सकते हैं। ओके, ये हमने देख लिया था, डायमेंशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस, इज एसआई यूनिट्स इज ओम। द इंडक्टिव रिएक्टेंस लिमिट्स द करंट in a pure inductive circuit in the same way the resistance limit the current in a pure resistive circuit। मान लो सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट होता तो जो रजिस्टर काम करता, और वैसे ही इंडक्टिव सर्किट है, मतलब ओनली इंडक्टर है, और वहां पे इंडक्टर, दोनों का काम क्या है, दोनों का काम सेम है। The inductive reactance is directly proportional to the inductance and frequency of the circuit। इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने देखा ना, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टेंस। ओके, हमारे दो क्या बोलते हैं कि V की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, वी एम साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू क्या निकली, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ये दो सर्किट, तो इसका मतलब हुआ, देखो ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू मतलब कि करंट जो है ना वो हमेशा वोल्टेज से पाई बाय टू आगे होगा। अब वोल्टेज कहाँ पे, ओमेगा टी पे है, तो करंट ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू मतलब उससे भी पाई बाय टू आगे है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ, therefore the current phasor I is pi by 2 behind the voltage phasor V। देख पा रहे हो ना, ये देखो ये इक्वेशन आपका क्या निकला, ये इक्वेशन आपका निकला ना कि भैया ओमेगा टी यहाँ पे है, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, तो यहाँ पे हो गया ना ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, तो दैट इज ये हमारा मान लेते हैं वी है, तो ये हमारा आई है। आई जो है वो वी से हमेशा 90 डिग्री पीछे होगा, लेग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय टू। और आपको पता है 2 पाई मतलब 1 कंप्लीट साइकिल, तो पाई मतलब हाफ साइकिल,
और π/2 मतलब कितनी 1/4 साइकिल, इसलिए देखो 1/4 साइकिल पीछे होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? ये हमने अभी डिराइव किया ओमेगा टी माइनस π/2 मतलब करंट लैग्स द वोल्टेज, द करंट फेजर I इज π/2 बिहाइंड द वोल्टेज फेजर V। मतलब V का जो फेजर आप करोगे उससे करंट को हमेशा पीछे रखोगे। मतलब देखो अभी मान लेते हैं ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो करंट उससे π/2 पीछे होगा। इसका मतलब हुआ कि भाई मान लो V जब मैक्सिमम होगा तब करंट मिनिमम होगा। क्यों? बिकॉज V का फॉर्मूला क्या है? Vm sin ओमेगा टी। और I का फॉर्मूला क्या है? Im sin ओमेगा टी माइनस π/2। तो आपको पता है कि भाई साइन कब मैक्सिमम होता है? π/2 पे। तो Vm मैक्सिमम कब होगा? π/2 पे। तो यहाँ पे π/2 डालो तो π/2 माइनस π/2 साइन जीरो, साइन जीरो तो क्या हो गया? जीरो हो गया ना। देख लो यहाँ पे आप इजीली आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि भाई वो जीरो हो गया कि नहीं जीरो? जब V मैक्सिमम है, I जीरो, I को डॉटेड लाइन से बनाया गया। द सेम वे द सेम वे द सेम वे पाई आप चेक करो, पाई यहाँ पे। अब पाई पे वो क्या हो जाएगा? पाई पे वोल्टेज मिनिमम हो जाएगा। पाई पे वोल्टेज मिनिमम हो गया तो साइन पाई जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा? साइन पाई माइनस π/2 मतलब माइनस साइन π/2, पाई माइनस तो प्लस π/2। तो करंट देखो मैक्सिमम है। यू कैन चेक दिस आउट, करंट इज मैक्सिमम, है कि नहीं? वापिस थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कितना होगा? 3π/2। 3π/2 यहाँ पे आप डालोगे 3π/2 माइनस π/2, 3π/2 माइनस π/2 तो क्या हो जाएगा? पाई। तो साइन पाई क्या हो गया? जीरो। अब यहाँ पे डाल दो 3π/2 तो साइन 3π/2 क्या होता है? -1 होता है। और 2π की वैल्यू डालेंगे, 2π तो जीरो है, 2π माइनस π/2 मतलब 3π/2। तो 3π/2 पे साइन क्या होता है? -1 होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो बेटा? फेजर आपने ऑलरेडी देख लिया है आगे कि फेजर क्या होता है। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, वो ऐसे घूमता रहता है और उसका प्रोजेक्शन बनेगा, वो पूरा ग्राफ बनेगा। ये उसका प्रोजेक्शन है। ओके, ए इज व्हाट? शो द वोल्टेज, इट शो द वोल्टेज एंड करंट फेजर इन द प्रेजेंट केस एट एनी टाइम t1। एट एनी टाइम t1 इसलिए देखो ओमेगा t1 और ओमेगा t1 लिखा हुआ। और फिगर बी क्या दिखा रहा है कि व्हेन रोटेटेड विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा काउंटर क्लॉकवाइज तो दे जनरेट अ वोल्टेज एंड करंट। जब ऐसे आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये करंट और वोल्टेज बनाएगा। वो ग्राफ पूरा इस हिसाब से बना। क्लियर हो गया? पक्का? श्योर बेटा? ओके, तो अब इसका हम पावर डिस्कशन करते हैं। पावर इन द एसी सर्किट हमने अभी देखा था कि द करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू लेटर देन द वोल्टेज बाय 1/4 पीरियड ऑफ टाइम। 1/4 पीरियड ऑफ टाइम मतलब कितना होगा? t/4 इज इक्वल टू π/2 ओमेगा। अब बोलो तो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया? आप लोग ये सोचोगे ना तो आपको पता होगा कि भाई वो 1/4 साइकिल, 1/4 साइकिल मतलब कितना बेटा? ये कहाँ से आया? तो आपको पता है ओमेगा टी इज इक्वल टू फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है? π/2 है। तो ओमेगा कितना साइकिल में फेज डिफरेंस π/2 है? t/4 पे π/2 है। देख रहे हो ना फेज डिफरेंस, दोनों एक दूसरे को लैग और लीड कर रहे हैं π/2। तो इन सब को आप सॉल्व करोगे। देयरफॉर पावर का फॉर्मूला आपको इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला पता है। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू पीएल इज इक्वल टू वी आई। पीएल मतलब ड्यू टू इंडक्टर। वी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? वी एम साइन ओमेगा टी। और आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2। बराबर है? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ओके, साइन ओमेगा टी माइनस π/2 तो इसको हम याद करो, हम क्या लिख सकते हैं इसको? हमने जब डिराइव किया था तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस आई एम साइन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस ओमेगा टी। हमने आगे डेरिवेशन किया था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा बेटा? वी एम आई एम आगे आ जाएगा माइनस वी एम आई एम साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हम। अगर आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा पीएल क्या मिलेगा बेटा? तो हमारा पीएल मिलेगा माइनस 1/2 वी एम आई एम टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी।
तो आपको पता होना चाहिए माइनस हाफ वी एम आई एम, और टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा, मतलब साइन टू ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये हमें हमारा फॉर्मूला मिला। अब एवरेज पावर फाइंड करना है हमें। तो एवरेज पावर ऑफ ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो तब एवरेज पावर कितना होगा, तो उसका पीएल का हमें क्या करना है, एवरेज करना है। एवरेज किसका, माइनस हाफ वी एम आई एम साइन टू थीटा, इसका हमें एवरेज करना है। अब देख लो बेटा, इसमें माइनस हाफ वी एम और आई एम ये तो बाहर निकल जाएगा। हमें एवरेज किसका फाइंड करना है, साइन टू थीटा का। और हमने आगे भी देखा है कि साइन टू थीटा का एवरेज हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जीरो हो जाएगा, देयरफॉर पीएल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिंस द एवरेज ऑफ साइन टू ओमेगा टी ओवर कंप्लीट साइकिल इज जीरो। अब बोलो सर कहाँ से आया, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का पार्ट है, बायोलॉजी वालों को ये सिर्फ याद रख लेना है, मैथ्स वालों को आएगा आगे। Thus the average power supplied to an inductor over a complete cycle is zero। पूरे एक साइकिल में एवरेज पावर जीरो होगा। कैसे जीरो होगा मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। देखो ये रहा डायग्राम, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। मान लेते हैं कि भाई इनिशियली करंट आई थ्रू द कॉइल, आप देख सकते हो करंट आई थ्रू द कॉइल एंटरिंग ए इंक्रीजेस फ्रॉम, ये कॉइल आपकी बराबर इंक्रीज होगा जीरो से मैक्सिमम वैल्यू, बराबर है। तो फ्लक्स लाइंस भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी, गेट्स मैग्नेटाइज्ड विद द पोलरिटी शोन वोल्टेज एंड करंट आर बोथ पॉजिटिव। क्योंकि मैक्सिमम हो रहा है इसलिए फ्लक्स भी ज्यादा बढ़ेगा, फ्लक्स ज्यादा बढ़ेगा इसलिए देखो जीरो से वन हो रहा है, मैक्सिमम करंट जा रहा है इसलिए इसके साथ फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ ज्यादा हो रही है। सो दे प्रोड्यूस, सो दे प्रोडक्ट पी, प्री मतलब पावर इज पॉजिटिव, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स, सोर्स एनर्जी लेगा। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि कोई भी साइकिल होती है वो ऐसा इंक्रीज करके ऐसे जाता है, बराबर है। इंक्रीज करके यहाँ पे इंक्रीज हुआ, अब डिक्रीज होगा। सो करंट इन द कॉइल इज स्टिल पॉजिटिव बट इज डिक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पहुंच गया, अब उसके बाद डिक्रीज होगा, है तो पॉजिटिव ही। द कोर गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड एंड द नेट फ्लक्स बिकम जीरो, धीरे 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 डिक्रीज होते वो जीरो पहुंच गया। एट द एंड ऑफ हाफ साइकिल, एट द हाफ साइकिल यहाँ पे देख लो, ये हाफ साइकिल पे द वोल्टेज P is negative since di by dt is negative, क्योंकि करंट रिड्यूस हो रहा है। तो पहले हाफ में उसका फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव और सेकंड पार्ट नेगेटिव। द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नेगेटिव एंड एनर्जी इज बीइंग रिटर्न टू द सोर्स, वापस सोर्स को रिटर्न कर, ठीक है। ये रहा देखो, ये रहा पावर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर वापस पॉजिटिव। ये पावर है, हाँ ये V और I, ये कंप्लीट साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रही है जीरो से, ये पाई बाय टू से, ये पाई है, ये थ्री पाई बाय टू है और टू पाई। आपको पता है करंट हमेशा लैग करता है, इसलिए वोल्टेज देखो आगे करंट जीरो से स्टार्ट हुआ तो वोल्टेज मैक्सिमम है। अब वोल्टेज और करंट दोनों यहाँ पे है इसलिए देखो मैक्सिमम, यहाँ पे आप चेक करो तो वोल्टेज जीरो हो गया, करंट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए पावर जीरो है। जैसे ही यहाँ पे आओगे तो वोल्टेज आपका मिनिमम है बट करंट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। यहाँ पे वापस जीरो हो जाएगा क्योंकि करंट जीरो हुआ, तो पावर का फॉर्मूला तो क्या है, वी आई है, बराबर है। फिर वापस हम यहाँ पे बात करते हैं, दोनों नेगेटिव है वी और आई, तो देखो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर वापस यहाँ पे जीरो क्योंकि वोल्टेज नेगेटिव है, और यहाँ पे आप चेक करो वी पॉजिटिव है आई नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव। तो थ्रू आउट अ कंप्लीट साइकिल दो बार पॉजिटिव आ रहा है और दो बार नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ओवरऑल क्या हो जाएगा, एडअप होके जीरो। थर्ड केस में क्या होगा, करंट आई बिकम्स नेगेटिव, जैसे हमने देख लिया, ये देखो थर्ड केस में क्या हुआ, थर्ड केस में करंट आई बिकम्स नेगेटिव, है कि नहीं। नाउ इट एंटर्स एट बी एंड कम्स आउट एट ए, अब उल्टा हो जाएगा, बी से एंटर होके ए से बाहर निकलेगा, डायरेक्शन पूरा चेंज हो गया। सिंस द डायरेक्शन ऑफ करंट हैज चेंज, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये होता है कि एवरी हाफ साइकिल वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट चेंजेस, द करंट एंड वोल्टेज आर बोथ नेगेटिव, सो द प्रोडक्ट पी इज पॉजिटिव, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। वापस क्या होगा, करंट अभी भी डिक्रीज है and reaches its zero value at 4 when core is demagnetized and flux is zero. The voltage is positive but the current is negative. याद करो यहाँ पे फोर्थ केस में करंट नेगेटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है, and positive into negative the power is becomes negative. Energy is absorbed during the cycle. So हमने चेक किया कि वहां पे फिर पावर क्या हो रहा है, वहां पे पावर पूरा नेगेटिव हो जा रहा है।
तो ओवर अ कंप्लीट जर्नी पावर प्लस भी हो रहा है, पावर माइनस भी हो रहा है, 2 बार प्लस हुआ 2 बार माइनस, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0। ओके बेटा, क्लियर हुआ? ये बनाने का नहीं, आपको सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। ओके, नाउ एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। Figure shows that when an AC source E generating AC voltage V is equal to Vm sin omega t connected to a capacitor only, a purely capacitive AC circuit। अब देखो ये जो है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये कैपेसिटिव सर्किट के साथ कनेक्ट हो रहा है। V क्या, Vm sin omega t, कैपेसिटर, नो इंडक्टर नो रेजिस्टर। व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स इन अ डीसी सर्किट, मान लो डीसी सर्किट होता, करंट विल फ्लो फॉर द शॉर्ट टाइम required to charge the capacitor. Now, as charge accumulates on the capacitor plate, the voltage across them increases, opposing the current. अब चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, तो फिर वो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस देम इंक्रीज, और वो करंट को अपोज करेगा। दैट इज अ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट विल लिमिट और अपोज द करंट एज इट चार्जेस। नाउ व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, द करंट इन द सर्किट फॉल्स टू जीरो। अब ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो गया, पूरा चार्ज हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? ओके बेटा, नाउ व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, मान लेते हैं हम एसी सोर्स में कनेक्टेड है, तो क्या, तो किस हिसाब से चार्ज होगा, तो व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, आप देख सकते हो फिगर में भी बना है, इट लिमिट्स और रेगुलेट द करंट बट डज नॉट कंप्लीटली प्रिवेंट द फ्लो ऑफ चार्ज, पूरा चार्ज को प्रिवेंट नहीं करेगा। The capacitor is alternatively changed and discharged as the current reverses each half cycle. Every half cycle में वो reverse करेगा। So let Q be the charge on the capacitor at any time t. समझ पा रहे हो ना? Every half cycle वो current अपने आप को positive negative करेगा, इसलिए वो every half cycle change होगा, इसलिए वो उसको limit नहीं कर सकेगा। The instantaneous voltage V across the capacitor is, V across the capacitor का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, तो V across capacitor का फॉर्मूला होगा V is equal to Q by C। ओके, अब फ्रॉम किरचॉफ्स रूल लगाएंगे, तो क्या फॉर्मूला होगा बेटा, V माइनस Q by C इज इक्वल टू 0, और ये हमारा V कौन सा, Vn sin ओमेगा टी माइनस Q by C इज इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, Vm sin ओमेगा टी इज इक्वल टू Q by C। C को ऊपर भेज देता हूँ, कितना समझ में आया बेटा, तो देयरफॉर C को जब ऊपर भेज दूंगा तो Q इज इक्वल टू C Vm sin ओमेगा टी। बट आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt होता है, बराबर है, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू मैं d बाई dt ऑफ Q की जगह पे ये सारी वैल्यू डाल सकता हूँ, C Vm sin ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, I क्या हो जाएगा, अब देखो C Vm तो बाहर निकाल लो क्योंकि वो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ना, बराबर है। अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे साइन ओमेगा टी का, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और जो भी होता है वो मल्टीप्लाई में होगा, डिवाइड में नहीं होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू, ध्यान से सुनने की बात है बेटा, इसको ओमेगा और सी को मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊँ, 1 बाय ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। क्यों पता है, उसका रीजन मैं बताता हूँ, Vm अपॉन 1 बाय ओमेगा सी, उसको मैं आई एम लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, जैसे हमने इंडक्टर में देखा था, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, Vm बाय 1 बाय ओमेगा सी विल बी इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी, बराबर है, पक्का। वेर हमारा जो I इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी निकला था, उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये रूल है, साइन 90 प्लस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस हो जाएगा और वो भी पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हियर आप देख सकते हो माइनस नहीं है प्लस है, हियर आपको ये अगर आपको आइडिया ना हो कि कहाँ से आया तो याद रख लेना, cos ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये फॉर्मूला है, बराबर है।
तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू, अब ये जो Im था हमारा, ये वापस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, हियर 1/ωc plays same role that of resistance, बराबर है, किसकी तरह काम करेगा बेटा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और उसको हम नाम देंगे XC इज इक्वल टू 1/ωc। XC मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस नहीं होता, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जैसे वहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर हुआ। और ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द रेजिस्टेंस, और उसका ऐसा यूनिट ओम। The capacitive reactance limit the amplitude of the current in a purely capacitive circuit in the same way as the resistance limit the current in purely resistive circuit। अगर purely resistive circuit में वो जिस तरह से काम करता, उसी तरह से यहाँ पे कौन काम करेगा, कैपेसिटर, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस। देख लो x इज इक्वल टू 1/ωc, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात याद रखना, ठीक है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया कि भाई फॉर्मूला क्या था हमारा, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और i का फॉर्मूला क्या था, आई एम साइन, क्या बोल रहा है, ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब वो हमेशा 90 डिग्री प्लस रहेगा। v देखो यहाँ पे तो आई उससे 90 प्लस है, देख लो, है कि नहीं, आई उससे 90 डिग्री आगे, देख पा रहे हो ना यहाँ पे, बस यही मैं समझाना चाहता हूँ। वहां पे वो क्या करेगा, लैग करेगा, इंडक्टर में करंट लैग करेगा, कैपेसिटर में करंट हमेशा लीड करेगा। मतलब देखो, जैसे ही अगर हम स्टार्ट करते हैं, v जीरो है, v आप जीरो चेक कर लो, तो करंट आप चेक करोगे तो करंट 90 प्लस है। अगर v मैक्सिमम है तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर v 90 है तो करंट नेगेटिव, क्योंकि हमेशा वो π/2 आगे रहेगा, π/2 हमेशा आगे रहेगा, हमेशा आगे रहेगा, हमेशा आगे। फिगर ए शोज द फेजर डायग्राम, जो मैंने आपको इंडक्टर का समझाया वैसा ही है, फेजर डायग्राम एट एनी इंस्टेंट t1। Here the current phasor I is π/2 ahead of the voltage phasor V as they rotate counterclockwise. Or figure B shows the variation of voltage and current with time. We see that the current reaches its maximum value earlier than the voltage by 1/4 period of a time। 1/4 period आगे, क्योंकि π/2 आगे तो मैंने आपको समझा दिया कि 1/4 period वो आगे होना चाहिए बेटा। क्लियर, श्योर, ओके। तो अब हम, जैसे हमने एसी पावर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट देखा था, ऐसे ही हम एसी पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट देख लेते हैं। आपको पता है पावर इन कैपेसिटिव सर्किट, पीसी का फॉर्मूला क्या होगा, आई इंटू बी। ओके, पीसी का फॉर्मूला आई इंटू बी। आई की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और ये वी एम कॉस ओमेगा टी। ये तो पता है ना सबको, बराबर, श्योर, कुछ भी प्रॉब्लम इसको, और वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी। अब हमने अभी चेक किया था कि आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2 वो क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, और ये भी क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी। तो पीसी की वैल्यू वी एम आई एम में एक साथ लिख ले रहा हूँ, डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आई एम बाय 2, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब हमें इसको एवरेज पावर निकालना है, तो देयरफॉर एवरेज पावर कितना होगा, पीसी इज इक्वल टू वी एम आई एम साइन 2 ओमेगा टी होल डिवाइड बाय 2। अब देखो इसमें से वी एम आई एम बाय 2 तो कांस्टेंट है, निकाल लो बाहर, क्या बचेगा, साइन 2 ओमेगा टी, और साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज आपको पता है जीरो होगा, तो जीरो हो गया, जीरो। Why zero? Because sine 2 omega t over a complete cycle is zero. Therefore, average power is also equal to zero. That is, PC is equal to zero.
किसकी तरह, तो जैसे हमने इंडक्टर का देखा था ना बेटा, वैसे ही हमारा किसका होगा, कैपेसिटर का होगा। ये रहा डायग्राम देखो। प्लस द मोमेंट यू स्टार्ट पासिंग द करंट आई फ्लोज एज शोन इन द फिगर फ्रॉम maximum at 0 and reaches the current at value I. The plate A is charged to positive polarity, प्लेट A पॉजिटिव होगा और प्लेट B क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि चार्ज वहां पे बिल्डअप होगा कहाँ पे, until the current becomes zero, तब तक वो चार्ज होता जाएगा। तो voltage BC is equal to Q by C is in phase with Q and reaches maximum value at I. Now current and voltage both are positive, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव, वोल्टेज भी पॉजिटिव, तो सी पी की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। सेकंड केस में क्या होगा, अभी करंट रिड्यूस होगा, आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे करंट रिड्यूस हो रहा है, ये सेकंड साइकिल में डिस्चार्ज होगा, करंट डिस्चार्ज होगा मतलब करंट आई इज रिवर्स द डायरेक्शन द एक्यूमुलेटेड चार्जेस डिप्लीट होंगे। यहाँ पे देखो चार्जेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही करंट रिवर्स किया तो चार्जेस वापस फ्लो के उल्टे जाने स्टार्ट करेंगे यहाँ से यहाँ पे। द कैपेसिटर डिस्चार्ज ड्यूरिंग द क्वार्टर साइकिल द वोल्टेज गेट्स रिड्यूस्ड, वोल्टेज स्टिल पॉजिटिव है, यहाँ पे आप देख सकते हो वोल्टेज स्टिल पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। थर्ड में वापस चार्ज हो रहा है, बट कौन से डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वापस क्या होगा, अब देखो पोलरिटी चेंज होगी, अब बी पॉजिटिव हो रहा है और ए नेगेटिव हो रहा है। इस केस में आप देखोगे तो दोनों वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और फोर्थ केस में वो पूरा चार्ज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, पोलरिटी चेंज हो गई। तो देख सकते हो आपके भाई करंट एक टाइम यहाँ पे पॉजिटिव था, अब वापिस करंट पॉजिटिव, बट V जो था वो नेगेटिव हो जाएगा, पोटेंशियल उल्टा हो जाएगा, पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज उल्टे हो गए तो पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव। तो दो केस में प्लस, दो केस में माइनस, तो क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे दो केस में प्लस और दो केस में माइनस, तो ओवरऑल ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ठीक है, करंट हमेशा लीड कर रहा है, करंट हमेशा लीड कर रहा है, जैसे मैंने आपको बता दिया कितना लीड कर रहा है, पाई/2 लीड कर रहा है, बट एवरेज पावर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है बेटा। सो आज का लेक्चर में यही था, इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। तीन चार न्यूमेरिकल है और इसके रिलेटेड बहुत एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा, बिकॉज ये मस्त चैप्टर है और मस्त वाला टॉपिक भी है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, मन लगा के ध्यान लगा के पढ़ाई करेगा। ठीक है बेटा, टेक केयर।